Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Annie, where history comes alive. In today's video, we will be diving into early Renaissance period, which is also known as Age of Revival. Before we start the video, I will request you to keep your notebook and ballpoint with you ताकि आप notes ले सकें. So let's get started. अगर हम बात करें इस टर्म रेनेसां की, तो इसका मतलब है रिवाइवल, रीबर्थ. ठीक है. इफ़ एनीथिंग इज़ डेड, इसका दोबारा से जन्म लेना, उसको हम रिवाइवल या रीबर्थ कहेंगे. इस पीरियड में क्या होता है कि ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर जो है वो रिवाइव हुआ था. ठीक है. लोग रोमन और ग्रीक टेक्स्ट को जो है वो पढ़े थे, जो कि क्रूसेड्स अपने साथ लेकर आए थे. नाउ हु वर क्रूसेड्स वो लोग थे हु वर सेंट फॉर प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. उस वक्त जो है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बनना स्टार्ट हो गई थी. और क्या था कि लोग जो है वो प्रीस्ट, चर्च और पॉप की जो टीचिंग्स थी, प्रीचिंग्स थी, उनके अलावा भी उनके पास जो है वो नॉलेज आ रहा था. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो ये 1440 से 1550 तक का एरिया जो है वो बनता है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम इसके मेजर इवेंट्स की बात करें, तो 100 ईयर्स वॉर जो कि चौसर के टाइम में स्टार्ट हुई, वो ऑलरेडी चल रही थी. बैटल ऑफ एगिनकोर्ट होती है 1415 में. कॉर्ड्स रिबिलियन होता है. फिर वॉर ऑफ रोजेस 1455 to 85. फिर अलॉन्ग विद एक्सटर्नल वॉर्स एंड इंटरनल वॉर वाज आल्सो गोइंग इन इंग्लैंड. ठीक है. और ये एक सिविल वॉर थी जो कि दो हाउसेस के दरमियान चल रही थी, हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकेस्टर के दरमियान. और ये लड़ाई थी किस लिए? गद्दी के लिए ये लड़ाई की जा रही थी, दैट हु विल बी द नेक्स्ट किंग. ठीक है. अब 1485 में क्या होता है कि हेनरी VII जो है वो गद्दी संभाल लेता है. ठीक है. अब यूरोप में ऑलरेडी रेनेसां जो है वो आ चुका था, एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ इंग्लैंड. ठीक है. इटली में जो है सबसे पहले रेनेसां आता है. ठीक है. ह्यूमनिज्म की जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं आपको बता दूँ रेनेसां को लेकर. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो डिस्कवरीज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वेस्को डी गामा जो है उन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज़ को जो है वो डिस्कवर किया. ठीक है. कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, और इसी टाइम में जो हमारे पास सोलर सिस्टम है उसकी भी डिस्कवरी हुई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम ह्यूमनिज्म की बात करें, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, तो ह्यूमनिज्म जो है वो एक मूवमेंट थी बेसिकली, जो कि 14th सेंचुरी में जो है वो स्टार्ट हुई थी इटली में. और पेट्रार्क जो है ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म. ठीक है. और ह्यूमनिज्म में क्या था कि मैन वॉज द फोकल बीइंग, ही वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. और ही वॉज द सुपीरियर ऑफ ऑल द क्रिएशंस ऑफ द गॉड. ठीक है. अब होता क्या है कि टर्क्स ने कुस्तंतनिया नाम के एक जगह थी, कुस्तंतनिया में जो है उस जगह को टर्क्स ने जो है वो कैप्चर कर लिया था. और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो अपने मैनस्क्रिप्ट्स के साथ जो है वो इटली की तरफ भागे. अब क्या हुआ कि वहाँ जब पेट्रार्क जो था, जो कि इटली का रहने वाला था, उसने जब उन ग्रीक मैनस्क्रिप्ट्स को या ग्रीक लिटरेचर को पढ़ा, तो उसे पता चला कि ह्यूमन बीइंग को जो है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट ग्रीक टाइम्स. तो उसने अपनी राइटिंग्स के अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दी. ठीक है. इस वक्त जो इटली है वो एक टीचर का रोल प्ले कर रहा था यूरोप के अंदर. पुर्तगाल और स्पेन जो है वो अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी जो है वो इसको दे रहे थे, और जर्मनी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था इन प्रिंटिंग. ठीक है. अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1476 में बनती है. ठीक है. इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को एक शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम कैक्सटन था, जो कि एक प्रिंटर था. ठीक है. और उससे क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज पॉसिबल फॉर एन आइडिया एंड अ बुक टू रीच टू द होल नेशन. ठीक है. जाहिर है जब बुक्स बनना स्टार्ट हो गई, बुक्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गई, तो हर आम शहरी की भी उस बुक तक जो है वो रसाई हो गई, एंड दे वर ईगर फॉर द नॉलेज. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि अगर हम बात करें कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की, कि रिफॉर्मेशन उस टाइम कौन कौन सी हुई, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुई. ठीक है. ये एक मूवमेंट थी जो कि यूरोप में जो है वो फैली थी. ठीक है. और इससे क्या हुआ था कि क्रिश्चियनिटी का एक नया सेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था. ठीक है. जिसे हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं. ठीक है. और ये बहुत सारी रिलीजियस जो पार्टीज़ थी उनका एक ग्रुप था. ठीक है. जो कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है उनसे जो है वो अलग हुआ था. अब प्रोटेस्टेंट्स का बिलीव क्या था? प्रोटेस्टेंट बिलीव दैट पॉप शुड नॉट बी देयर टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. ठीक है. विद गॉड. ठीक है. कि पॉप को बीच में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है इंसान और खुदा के ताल्लुक़ को बनाने के लिए. ठीक है. इस मूवमेंट को चलाने वाले शख्स का नाम था मार्टिन लूथर किंग. ठीक है. उन्होंने ये मूवमेंट चलाई. ठीक है. उन्होंने क्या किया था कि 95
पॉइंट्स का एक स्क्रिप्ट, एक थीसिस टाइप था जिसे उन्होंने लिखा और उसे उन्होंने चर्च के गेट पर जो है वो हैंग कर दिया था, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि उसका उनका मकसद ये था कि वो करप्शन ऑफ चर्च को जो है वो हाईलाइट कर सके और ही वांटेड टू अटैक द पावर ऑफ पोप, ठीक है। और ये उन्होंने किया कब था? 1570 में। अब जो मार्टिन थे ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विक्लिफ। अब विक्लिफ कौन था? ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ चॉसर, ठीक है। अब इंग्लैंड जो था वो बहुत ज़्यादा पीछे था। हेनरी सेवन्थ के टाइम पे थोड़ा बहुत इंग्लैंड में भी जो रेनेसा है वो आना शुरू हो गया, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं आया जितना कि क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम पर जो है वो आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर क्या होता है कि हेनरी एट्थ जो है वो हेनरी सेवन्थ के बाद जो है वो किंग बनता है। ये एक बहुत क्रूअल किंग था, एक बहुत ब्रूटल किंग था, बहुत ज़्यादा जालिम शख्स था, ठीक है। इसने 6 शादियाँ की एंड ही केप्ट ऑन मैरिंग एंड किलिंग हिज वाइफ्स फॉर सन, ठीक है। इसको बेटा चाहिए था, इसलिए ये अपनी बीवियों को मारता रहा और नई से नई शादियाँ करता चला गया, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग ने जो तहरीर लटकाई थी चर्च पर, उससे जो है वो प्रोज को बढ़ावा मिला। जाहिर है कि वो पॉइंट्स की फॉर्म में थी, पोइट्री की फॉर्म में तो थी नहीं, तो उससे जो है वो प्रोज जो है वो फ्लरिश हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ की क्या है कि उनका रूल जो है वो 1558 में स्टार्ट होता है, वो इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं। अब सिविल और रिलीजियस वॉर का जो है वो ख़तरा था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने जो है वो आकर हालात को संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके टाइम पीरियड में कोई लड़ाई नहीं हुई या हालात बिल्कुल ही साजगार थे, ऐसा नहीं था। स्पेनिश एमिड का जो है वो इंग्लैंड पर हमला होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड जो है ये लड़ाई जो है वो जीत जाता है और फाइनली जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है वो तख्त संभाल लेती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस टाइम के नॉन ड्रामेटिक वर्क्स की, तो जो पोइट्री है इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, ठीक है, उसको पढ़ना आसान नहीं था। जॉन लिली जो हैं वो इस टाइम के एक क्लेवर राइटर हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फेमस जो उनका एक वर्क है वो है अनाटॉमी ऑफ विट, ठीक है, जो कि एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलिप सिडनी की, तो फिलिप सिडनी एक प्रोज राइटर थे, एक एलिजाबेथन एज के, ठीक है। इनको 1557 में एक मिशन पर जर्मनी भेजा गया था, ठीक है। और फिलिप सिडनी जो थे उन चंद राइटर्स में से थे हु रोट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फॉर देयर ऑन सेक। वो पब्लिक के लिए नहीं लिखते थे, ठीक है। इनका एक बहुत फेमस वर्क डिफेंस ऑफ पोइजी जो है वो इंग्लिश क्रिटिसिज्म का जो है वो फर्स्ट वर्क माना जाता है। इनके बाद तो फिर जो है वो इनके बाद जो है वो बेन जॉनसन भी आए, इनके बाद जो है वो ड्राइडन भी आए, अलेक्जेंडर पॉप भी आए, टी.एस. इलियट भी आए। इन सब ने भी क्रिटिसिज्म में काम किया, लेकिन फर्स्ट वर्क जो प्रोड्यूस किया वो फिलिप सिडनी ने किया, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोइजी का जो स्टाइल है, इनकी जो वर्क है आर्केडिया उस जैसा था, ठीक है। अब आर्केडिया भी जो है वो इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। अब उस टाइम के वर्क्स में आर्केडिया और यूवस जो है उस वक्त का फेमस जो है वर्क्स माने जाते हैं, ठीक है। अब उस वक्त क्या था कि यूनिवर्सिटी विट्स, जिन पर मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, इट वाज द ग्रुप ऑफ राइटर्स जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जो है वो ग्रेजुएटेड थे। तो उस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स भी जो है वो पोइट्री कर रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन की मैनोफोन जो है वो सिडनी के जो स्टाइल है उसमें लिखी गई थी, ठीक है। एडमंड स्पेंसर की अगर हम बात करें तो एडमंड स्पेंसर का फेमस वर्क है फेरी क्वीन, ठीक है। एडमंड स्पेंसर इस टाइम के एक फेमस पोइट हैं, ठीक है। इनका जो ज़्यादातर टाइम है वक्त है वो गुजरा नॉर्थ इंग्लैंड में, ठीक है। अपने स्पेशली जो है वो रहे आयरलैंड में, क्योंकि वहाँ पर इनका घर था, ठीक है। 1589 में क्या होता है कि सर वॉल्टर रिलाय नाम के एक शख्स हैं, ठीक है, और ये इनकी जो है 3 बुक्स को जो है वो रीड करते हैं। फेरी क्वीन की जो 3 बुक्स हैं उनको रीड करते हैं और उनको सलाह देते हैं, इनको मशवरा देते हैं कि जाओ लंदन चले जाओ और जाकर अपना जो वर्क है उसको पब्लिश कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर स्पेंसर जो है वो लंदन चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ उन्होंने अपनी फेरी क्वीन की जो फर्स्ट 3 बुक्स हैं उनको पब्लिश करवाया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ ने जो है इनको कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उससे क्या हुआ कि ये दिल बर्दाश्त होकर जो है वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। और फिर 1596 में दोबारा जो है वो लंदन चले जाते हैं और बाकी 3 बुक्स को जो है वो पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि उसके बाद जो है ये परमानेंटली ही लंदन में जो है वो रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने कैम्ब्रिज में जो है वो रेनेसां को पढ़ा था, ठीक है, और स्पेशली जो प्लेटो की फ़िलासफ़ी थी उसको देखा जा सकता है इनके वर्क फेरी क्वीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने भी इस टाइम पर जो है वो पोइट्री की। क्रिस्टोफर मार्लो एक प्ले राइट हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नॉन पोइटिक वर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वक्त क्रिस्टोफर मार्लो ने भी जो है अपनी पोइट्री की थी, और उनकी एक बहुत फेमस पोइम है। उस पोम का नाम है हीरो एंड लिएंडर, ठीक है। उसे लिखा था, लेकिन इसको ये कंप्लीट नहीं कर सके थे क्योंकि इनका जो है वो मर्डर हो गया था, ठीक है। और इनके बाद इसको जॉर्ज चैपमैन ने जो है कंप्लीट किया था, ठीक है। और चैपमैन जो थे उन्होंने ओडिसी और इलियड को जो है वो ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और उसे जो है अलेक्जेंडर पॉप ने भी ट्रांसलेट किया, और कीट्स ने जो है वो अलेक्जेंडर पॉप और जो चैपमैन है, इन दोनों की जो ट्रांसलेशन है उनको पढ़ा, लेकिन इनको चैपमैन की जो ट्रांसलेशन है वो ज़्यादा पसंद आई थी, और उससे रिलेटेड उन्होंने कोई अपना वर्क भी प्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब फेरी कोइन की अगर हम बात करें और हीरो एंड लिएंडर की बात करें, तो उस वक्त की ये जो लॉन्ग और तब की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो है वो पोइम्स थी, आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, ठीक है। अब वॉल्टर रिलाय जो थे वो कोर्टली पोइट्स में से एक फेमस पोइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फीमेल राइटर्स ऑफ दिस टाइम, तो एलिजाबेथन एरा में जो फीमेल राइटर्स हैं उनमें सबसे पहले तो क्रिटॉइन डी पिज़ान का नाम है, ठीक है। और ये फर्स्ट फीमेल राइटर थी जो कि राइटिंग को अपने करियर के तौर पर लेकर चली, ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करें मार्गरी कैंप की, तो इनके जो हैं वो 14 बच्चे थे, और शी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट हर लाइफ इन प्रोज, ठीक है। और उनका एक बहुत अमेजिंग वर्क है जिसका नाम है नॉन एज द बुक ऑफ मार्गरी कैंपे, ठीक है। और ये मार्गरी कैंपे ने खुद ही लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जूलियन ऑफ नॉर्विच हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो गॉड को डेडिकेट कर दी, और 16 रेवोल्यूशंस ऑफ डिवाइन जो है वो उनका बहुत ब्यूटीफुल वर्क है। और इसमें इन्होंने लिखा ऑल शैल बी वेल एंड ऑल मैनर ऑफ थिंग विल बी वेल, ठीक है। और इसको जो है लेटर 20th सेंचुरी में जो है इलियट ने यूज़ किया था इस लाइन को, ठीक है। अब इस वक्त पर बहुत सारी बिब्लिकल ट्रांसलेशंस जो हैं वो भी प्रोड्यूस हुई, और भी बहुत सारे फेमस राइटर्स थे, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।